अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिल्डर प्रोजेक्ट और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क होता है, आज हमारा ये मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम प्रॉपर्टी के हवाले से अहम मालूमात देते हैं जो कि आपके कभी ना कभी किसी न किसी तरह आपके काम आएगी। कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट आपने नाम सुने होंगे, CHS जिसे कहते हैं इसका शॉर्ट, यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम। अच्छा, इसी तरह अब बिल्डर प्रोजेक्ट होते जो कि बाद में अनाउंस किए गए और बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट। दरअसल मैं आपको दोनों का फ़र्क बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि ये बिल्डर प्रोजेक्ट है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का तस्वर जो है ना वो स्कीम 33 से ज़्यादातर आगाज़ हुआ और स्कीम 33 में ज़्यादातर जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बन रही थी उस वक्त लोग ज़मीनों को पूछते नहीं थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बन रही थी लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ज़मीनें आगे चल के कितनी महंगी हो जाएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मुख्तलिफ जो है यानी मुख्तलिफ, जैसे कोई इदारा काम कर रहा है, कोई दफ्तर है, कोई जैसे इंजीनियरिंग फोरम वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, कोई मेमन सोसाइटी है, कोई जो है पंजाबी सौदागरान टाइप के, कुछ दूसरे मुख्तलिफ नामों से आप देखते हैं कि उन नामों से ये सोसाइटी बनाई गई। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी दी गई और इसमें जो है ना बाकायदा लॉज होते हैं और इसमें इलेक्शन होते हैं। फ़र्क ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और प्राइवेट सोसाइटी में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एक फ़र्द जो उसका बाख्तियार नहीं होता, जबकि बिल्डर प्रोजेक्ट जो होता है उसमें एक फ़र्द या ग्रुप जो है वो ज़िम्मेदार होता है, वो उनका ज़ाती बिज़नेस होता है या वो बिज़नेस कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट का। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है इलेक्शन होते हैं, बाकायदा बाई लॉज होते हैं। उन बाई लॉज को अगर वायलेशन करे तो फिर उससे ये होता है कि वो फ़र्क पड़ता है, उस पर असरअंदाज होते हैं। जबकि बिल्डर प्रोजेक्ट में एक मोनोपोली होती है, उसके फ़वाइद भी हैं। नुकसान ये है कि बिल्डर प्रोजेक्ट महंगा पड़ता है, उससे ज़मीन ख़रीदनी पड़ती है, महंगी ज़मीन मिलती है, उस पर वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता है। और जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सस्ती ज़मीन होती है, लेकिन उसमें अनाउंस किया जाता है बाई लॉज में कि वो सस्ते प्लॉट लोगों को देगा। उसके बाकायदा शेयर्स मिलते हैं, उसके बाकायदा जो है मेंबर्स होते हैं जो ये ज़मीन लेते हैं और वो उन मेंबर्स को जो है वो ज़मीन जो है दी जाती है। तो जनाब, जब ये प्रोजेक्ट एक तो बताऊं कि जब बनते हैं तो उसमें 15% ज़मीन को मॉर्गेज किया जाता है, यानी गवर्नमेंट जो है 15% ज़मीन को मॉर्गेज करती है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम अगर आती है, अलॉटीज़ के साथ मसाइल खड़े होते हैं या उनको ज़मीन नहीं मिलती या उनके बाई लॉज पे अमल नहीं होता या जो मतलब जो बुनियादी सहूलियात उनको डिलीवर करनी होती हैं, तो इसको सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए 15% ज़मीन को जो है ना उसको प्रिजर्व करती है। प्लॉट की सूरत में वो सेव कर लेती है, प्लॉट की सूरत में वो रखती है, तो इस तरह उसको मॉर्गेज कर लेती है। रेट्स की मैंने बताया कि बिल्डर आज़ाद होता है, लेकिन उसकी मंजूरी होती है SBCA के रेट्स क्या रखेगा, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में रेट्स कम होते हैं। और बाकायदा मैंने बताया मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स बाख्तियार होते हैं, लेकिन मेंबर्स की जो है एसोसिएशन बनती है, वो उसको देख रही होती है। उनके इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के ज़रिए वो जो है बाकायदा जो सदर और जो भी उसके अहदेदारान हैं वो मुंतखब होते हैं, वो फ़ैसला करते हैं कि अब सोसाइटी में करना क्या है। लेकिन अक्सर जगहों पे ऐसा होता रहा है स्कीम 33 में कि क्योंकि जब उस वक्त लोगों ने प्लॉट बुक कराए तो कीमतों की बहुत कम हुआ करती थी, लोगों का एहसास नहीं होता था, लोग प्लॉट लेके छोड़ दिया करते थे, भूल जाया करते थे। बाद में देखते देखते ज़मीन की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। इससे बदनीयती पैदा हुई और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, जो अहदेदारान थे, उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट रहे। स्कीम 33 में कई इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो कि आज तक के मसाइल के शिकार हैं और उसमें ये बदनीयती शामिल थी। साथ साथ जब मसाइल आए, जब कंप्लेंट्स आई, तो फिर उसके बाद जो है ना डेवलपमेंट भी नहीं हुई। इस तरह की कंप्लेंट्स जब आई तो फिर गवर्नमेंट ने अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। यही तबाही थी और एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी की वजह से हुआ ये कि जो है वो डबलिंग शुरू हो गई, घपले शुरू हो गए, वो अपने घर पे फाइलें लेके चला गया और वो अपना ड्रामा करके चला गया, लेकिन रुल रहे हैं बाद में उसके अलॉटीज़ परेशान हैं। अच्छा, बिल्डर प्रोजेक्ट में ये आसान नहीं होता। बिल्डर प्रोजेक्ट क्योंकि लोगों का किसी भी मतलब बिल्डर का ज़ाती प्रोजेक्ट होता है और वो जो है उसके भी वो बाई लॉज होते हैं
लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो बिल्डर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मसाइल आए उसको देखते हुए बिल्डर्स ने खुद अपना सिस्टम शुरू किया और उन्होंने फिर वो प्रोजेक्ट बनाए। अब बिल्डर प्रोजेक्ट अच्छे बन रहे हैं। स्कीम 45 में ज़्यादातर प्रोजेक्ट है बिल्डर ही प्रोजेक्ट है, और स्कीम 45 के अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके अंदर बाउंड्री वॉल होती है। फिर उसके बाद जो है बाकायदा उसकी सोसाइटी जो बनती है, बिल्डर प्रोजेक्ट बनता है, सोसाइटी कहें जो भी कहें आप उसको, उसमें बाकायदा एसटी प्लॉट्स होते हैं, मस्जिद है, मैदान है, पार्क हैं, स्कूल हैं, उनकी ज़मीन अलॉट की जाती है और बाकायदा सड़कों की गुंजाइश इतनी होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इतने प्लॉट कर सकते हैं, इतने कमर्शियल होते हैं, 5% कमर्शियल होता है और जो है वो इसी तरह जो है ना वो तकरीबन जो है ना 45% जो है आप कह लें एसटी प्लॉट्स के लिए छोड़ा जाता है, बाकी 55% आप कह लें 50 से 55% कमर्शियल मिला के उसको जो है ना वो जो है वो बाकायदा जो है उसके प्लॉट्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल दिए जाते हैं। जबकि और अगर ये जो रूल्स दिए जाते हैं इसका बाकायदा मास्टर प्लान होता है जो कि MDA से या SDA से या LDA से, जो नए नए इलाके हैं बन रहे हैं उसमें वहाँ से अप्रूवल होता है। इसे हम कहते हैं NOC मिल गई है, लेआउट मंजूर हो गया। जब लेआउट सबसे अहम चीज़ होती है वो मंजूर हो गया तो 90% जो है काम तकरीबन हो चुका होता है, फिर वो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना उसको लेआउट मंजूरी के बाद जो है वो फिर आगे तमाम NOCs मिलना आसान हो जाता है, लेकिन लेआउट मंजूर होना आसान काम नहीं होता, इसलिए कि इसके कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। पुलिस के डिपार्टमेंट होते हैं, DC होता है, मुख्तियारकार होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ से वो तमाम एप्लीकेशंस अप्रूव हो के फिर वो आती है MDA में और फला में, तो वहाँ से फिर उनको बाकायदा उसका अप्रूवल मिलता है, वरना वो लेआउट मंजूर होना आसान नहीं होता। तो ये था आज की वीडियो में फ़र्क दोनों का कि बिल्डर प्रोजेक्ट क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम क्या होती है। तो ये दरअसल आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि पोर्शंस क्या होते हैं और पोर्शंस अलाउ कितने हैं, किस फ्लोर तक है, ग्राउंड प्लस 1 2 3 4 5, मतलब किस तरह अलाउ है ये मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। और उसका नक्शा पास जो होता है वो उसमें क्या हो सकता है, आजकल जो घपले चल रहे हैं, जो धंधे चल रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर आगे बात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।